बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. In previous class we have completed the basic concept of chemistry, and this is the video number 2. ठीक है, in this class we will start the new chapter, Introduction to Chemistry. Chapter number 1, Introduction to Chemistry. You have to copy down the main point in your lecture copy. First of all, we will discuss here what is chemistry. Chemistry is the branch of science that deals with matter properties, matter composition, matter properties, and matter structure. ठीक है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द मैटर कंपोजिशन, मैटर प्रॉपर्टीज एंड मैटर स्ट्रक्चर। ठीक है, केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं और मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है व्हाट इज मैटर। क्या हमारे पास मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास and occupy space. हर वो एक चीज जो अपना मैस रख रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, हमारे पास क्या कहलाती है? मैटर। सपोज दैट यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं बुक की। बुक अपना एक मैस रख रही है, वेट रख रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, हमारे पास क्या मैटर है। ठीक है, इस रूम में बोर्ड है, चौक है, ठीक है, टेबल है, कैमरा है, सब क्या है? मैटर। एवरीथिंग दैट यू सी ऑल अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, मैटर हमारे पास क्या होता है? जो चीज मैस और स्पेस रखती है वो मैटर कहलाती है। वन बाय वन वी विल डिस्कस हियर मैटर कंपोजिशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहां पे मैटर की कंपोजिशन। ठीक है, मैटर कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं। यहां पर कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन इज डिफाइंड as the arrangement, ratio and type of atom in a molecule of chemical substance. ठीक है, अगर हम बात करें कंपोजिशन की, कंपोजिशन डिफाइंड एज, कंपोजिशन क्या होती है हमारे पास? कंपोजिशन अरेंजमेंट, रेशियो एंड टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ केमिकल सब्सटेंस। किसी भी मॉलिक्यूल के केमिकल सब्सटेंस में यहां पे देखा जाता है कि एटम की अरेंजमेंट क्या है, उसका रेशियो क्या है, उसकी टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, कंपोजिशन कहते हैं कि मैटर की सिंपल बनावट क्या है। ठीक है, किन किन एटमों से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां बात करते हैं वाटर की।
ठीक है। अगर वाटर की कंपोजिशन की बात की जाए, यहाँ पर इसके रेशो और इसके टाइप ऑफ एटम की बात की जाए तो कितने किस्म के एटम है यहाँ पर? एक हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे कौन सा एटम है? ऑक्सीजन एटम है। ठीक है। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर वाटर की कंपोजिशन की बात की जाए तो हम यह कहेंगे वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। और इसकी रेशो की बात की जाए तो यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं केमिकली बॉन्डेड हुए हैं 1 ऑक्सीजन एटम से। ये इसकी क्या आ गई? अरेंजमेंट आ गई कि 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं केमिकली बॉन्डेड हुए हैं 1 ऑक्सीजन एटम से। क्लियर? ठीक है। अब इसके रेशो की बात की जाए तो यहां पे आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? कंपोजिशन के हमारा मैटर किन किन एटमों से मिलकर बना है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट अ कंपोजिशन। ये कंपोजिशन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मैटर कंपोजिशन के बाद बात करते हैं मैटर प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज एनीथिंग यू कैन डिस्क्राइब और मेजर। ठीक है। प्रॉपर्टीज इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है, यू कैन डिस्क्राइब और मेजर। जिसे आप देख के क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये क्या कहलाएगी? प्रॉपर्टीज, खासियत। ठीक है। प्रॉपर्टीज एनीथिंग यू कैन डिस्क्राइब और मेजर, क्या आप देख के बता रहे हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज को फर्दर कैटेगराइज किया जाए तो हमारे पास प्रॉपर्टी की 2 कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट वन इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। प्रॉपर्टी को फर्दर कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सेकंड आपके पास क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन ऑब्जर्व फिजिकली। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास वो प्रॉपर्टीज होती हैं विच कैन बी ऑब्जर्व फिजिकली। फिजिकल अपीयरेंस देख के ही आप बता देते हैं जो मैटर के फिजिकल स्टेट से रिलेट करती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास सबसे पहले आ जाता है कलर। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ओडोर और थर्ड आपके पास आ जाता है टेक्सचर। कलर की बात की जाए, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख के ही बता सकते हैं कि वाटर का कलर क्या होता है। अगर वाटर के कलर की बात की जाए तो वाटर क्या होता है? कलरलेस होता है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें ऑयल की तो ऑयल का कलर क्या होता है? येलो। तो एक फिजिकल अपीयरेंस है जो आप देख के बता रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ओडोरलेस होता है। ओडोर कहते हैं स्मेल को। ठीक है। वाटर की कोई ओडोर नहीं होती तो वाटर यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा? ओडोरलेस हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं टेक्सचर क्या होता है। टेक्सचर इज द फिजिकल फील ऑफ समथिंग। ठीक है। किसी भी मैटर की सरफेस को टच करके बताया जाता है। ठीक है। उसका टेक्सचर कैसा है। ठीक है। अब यहां बात हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टोन की। स्टोन की सरफेस देखेंगे तो आप फिजिकल फील ऑफ समथिंग आप टच करके बता देंगे। स्टोन की सरफेस देखेंगे तो स्टोन की सरफेस क्या होती है? रफ होती है। वेयरएज टैल्कम पाउडर जो आपके घरों में नॉर्मली यूज किया जाता है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसकी सरफेस आपको कैसे लगेगी? स्मूथ लगेगी। ये आपके पास क्या होता है? एक जर्नल एग्जांपल दी गई है। ये आपके पास क्या होगा? टेक्सचर होता है। ठीक है। टेक्सचर हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो फिजिकली आपके पास कैसे ऑब्जर्व किया जाए? कलर, स्मेल एंड टेक्सचर। ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है। बात की जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपके पास क्या होती है? फर्स्ट वन थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड वन थी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज
those properties which related to the chemical. जो केमिकल से रिलेट करती है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच रिलेटेड टू द केमिकल, केमिकल से रिलेट करी होती है। द चेंज ऑफ वन टाइप, और ये भी कह सकते हैं द चेंज ऑफ वन टाइप इनटू अनदर टाइप ऑफ मैटर। द चेंज ऑफ वन टाइप इनटू अनदर टाइप ऑफ मैटर, हमारा एक मैटर यहां पर बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे ले लेते हैं कि ए हमारे पास एक केमिकल है और बी भी हमारे पास क्या केमिकल है, ठीक है। यहां पे हमने एग्जाम्पल ली है, ठीक है। एरो से पहले जितने भी केमिकल्स हमारे पास होते हैं रिएक्टेंट होते हैं। स्टार्टिंग सब्सटेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होते हैं? स्टार्टिंग सब्सटेंस, the starting substance of chemical reaction are called reactant. केमिकल रिएक्शन आर को, कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जितने भी केमिकल्स हमारे पास रखे हुए हैं वो रिएक्टेंट कहला रहे हैं, ठीक है। रिएक्टेंट है द सब्सटेंस, और ये हमारे पास एरो के साइड पे जो होता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट होता है द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। प्रोड्यूस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है जो मैटर के केमिकल स्टेट से रिलेट करती है कि कोई भी रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट, हम रिएक्टेंट कहाँ पे राइट करते हैं? रिएक्टेंट जो है हम लेफ्ट हैंड साइड पर राइट करते हैं, प्रोडक्ट जो होता है राइट हैंड साइड पर राइट करते हैं। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जितने भी केमिकल्स हमारे पास होते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है, प्रिपेयर होता है, तो हमारे पास वो क्या कहलाती है? वो स्टेज क्या कहलाती है? प्रोडक्ट कहलाती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इस एरो से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास एक जनरल एग्जांपल है, यहाँ पे A प्लस बी केमिकल है, कन्वर्ट हो रहा है केमिकल C में, ठीक है। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास वाटर में, ठीक है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में रिएक्ट करेंगे, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और कन्वर्ट हो जाएगा पर वाटर में। वाटर यहाँ पे हमारे पास लिक्विड स्टेज है, ठीक है। रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में। यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है या हीट अप्लाई की जाती है। हीट अप्लाई के साइन को हमने यहाँ से डिनोट करना है डेल्टा से। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। ये इसकी केमिकल स्टेट से रिलेट करता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ केमिकल प्रॉपर्टी। ये क्या कहलाएगी हमारे पास? केमिकल प्रॉपर्टी। नाउ वी विल डिस्कस अनदर मेटल स्ट्रक्चर। मेटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहां पर। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए सबसे पहले तो हमें ये समझना है स्ट्रक्चर क्या होता है। अरेंजमेंट ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की अरेंजमेंट हो रही है बिटवीन एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल हमने हाइड्रो वाटर का ले लिया, ठीक है। तो अरेंजमेंट देखी जा रही है केमिकल बॉन्ड की, जो अरेंजमेंट हो रही है बिटवीन एटम इन अ मॉलिक्यूल। ये पूरा मॉलिक्यूल है, इसके बिटवीन एटम की जो अरेंजमेंट है इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर, क्योंकि ये अरेंजमेंट ही हमारे पास क्या बना देती है? स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर के, तो हमारे पास स्ट्रक्चर की फर्दर 2 कैटेगरीज आ जाती है।
तो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी जो होती है मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आ जाता है। मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास? इट डिस्क्राइब, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मैक्रोस्कोपिक क्या होता है। इट डिस्क्राइब समथिंग that can be seen with naked eyes। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक की बात करें तो मैक्रोस्कोपिक क्या होता है? इट डिस्क्राइब समथिंग, ठीक है, ये किसी चीज को डिस्क्राइब करे दैट कैन बी सीन विथ नेकेड आइज, तो आप आराम से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं आइस क्यूब की, ठीक है। अगर हम आइस क्यूब की बात करें तो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है? इजीली आप देख सकते हैं नेकेड आइज से, ठीक है। आप बता सकते हैं इसका क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर है तो आप बता सकते हैं निडल लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं नेकेड आइज से, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो माइक्रोस्कोपिक आपको वर्ड से ही आइडिया हो रहा है, ठीक है। इट डिस्क्राइब समथिंग दैट इज सो स्मॉल एंड दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड विथ माइक्रोस्कोप। ठीक है, ऐसी चीज जो आपके पास के कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्मॉल है और जिसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व किया जाता है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कहलाता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस की, ठीक है। हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। अगर हाइड्रोजन का एटम ड्रॉ करें, इट हैज सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिजाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन होते हैं एंड नो न्यूट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन की बात कर ली, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या एटॉमिक नंबर है? एटॉमिक नंबर ऑलवेज राइट ऑन द सबस्क्रिप्ट साइड। एटॉमिक नंबर को हम किसी भी केमिकल एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे राइट करते हैं। एटॉमिक नंबर की पोजीशन आपके पास ये होती है, सबस्क्रिप्ट साइड होती है, और एटॉमिक मास की पोजीशन आपके पास क्या होती है? सुपर स्क्रिप्ट साइड होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नीचे साइड रखकर नीचे राइट करते हैं तो सबस्क्रिप्ट साइड है, एटॉमिक नंबर की है, और एटॉमिक मास के आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय Z एंड इट इज डिनोटेड बाय A, ठीक है। तो यहाँ आपके पास सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये आपके पास क्या कहलाएगा? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। कि हम यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का काउंट चेक कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बाद now we will move towards the branches of chemistry, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आपके पास आ जाएंगी। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या थी? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द मैटर कंपोजिशन, मैटर प्रॉपर्टीज एंड मैटर स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। Physical chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of
लॉस एंड प्रिंसिपल governing the combination of atoms and molecules in a chemical reaction. अच्छा जी, फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ लॉस एंड प्रिंसिपल गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इन अ केमिकल रिएक्शन। कुछ लॉस और प्रिंसिपल ऐसे बनाए गए हैं जो एटम के कॉम्बिनेशन और मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे स्टडी की जाती है बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। और मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के किस तरह से स्टडी है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कंटेनर एंड फिल द गैस इन इट। Fill the gas in it. We have a container. Fill the gas it in. After compress it. The gas molecule will be compressed. Definitely the behavior of gas molecule will be changed. अच्छा, किस तरह से? वी हैव अ कंटेनर, हमारे पास एक कंटेनर है, फिल द गैस इनटू इट। हमने यहाँ पे गैस फिल कर दी। गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा डिस्टेंस होते हैं, ठीक है। अब इस गैस के मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा प्रेशर किया जाता है, कंप्रेस किया जाएगा, तो आपके पास गैस के मॉलिक्यूल जो होंगे बहुत ज्यादा नियर हो जाएंगे, कंप्रेस्ड हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है? बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम यहाँ पे किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है। द गैस मॉलिक्यूल विल बी कंप्रेस्ड, ठीक है, कंप्रेस होंगे। डेफिनेटली द बिहेवियर ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल बी चेंज। और इस तरह से क्या होगा? बिहेवियर भी गैस मॉलिक्यूल्स का चेंज होता जाएगा। अनदर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, वी हैव अ बॉटल एंड वी हैव अ बॉटल एंड फिल द वाटर with water, keep in refrigerator, ठीक है, keep in refrigerator, the behavior will be changed, first in liquid, then convert into solid state. ठीक है, यहाँ पे आइटम के कॉम्बिनेशंस में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। किस तरह से? वी हैव अ बॉटल, हमारे पास बॉटल है, इस बॉटल को फिल कर दिया गया है वाटर से, ठीक है। इस बॉटल की आपने देखा है रेफ्रिजरेटर में फ्रीजिंग स्टेट आएगी, ठीक है। द बिहेवियर विल बी चेंज, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स विल बी चेंज, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ सबसे पहले किस तरह से चेंज हो रहा है? सबसे पहले ये लिक्विड स्टेट में थी, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो गई है? सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन केमिकल रिएक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? इट इज ऑल अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए, organic chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of carbon compounds except कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बाइड। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसमें स्टडी की जाती है कार्बन कंपाउंड्स की, एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बाइड। ठीक है, कार्बन कंपाउंड जो है हमारे पास बेसिकली ये भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज से हासिल होते हैं। ठीक है, ये कार्बन कंपाउंड्स हैं हमारे पास, ये कार्बन कंपाउंड्स हैं, हम इसकी स्टडी नहीं करते क्योंकि इनका सोर्स इनऑर्गेनिक है। ठीक है, नॉन लिविंग सोर्स है इनका। और कार्बन कंपाउंड होते हैं हमारे पास, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। बेसिकली ये जो कार्बन कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which is produced by the living organism। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें हमारे पास क्या होता है? लिविंग सोर्स होती है। ठीक है, लिविंग सोर्स के थ्रू हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए आते हैं। ठीक है, और इन दिस कंपाउंड कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट। कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं? जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। ठीक है, ये भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक में नहीं आते, इनऑर्गेनिक में आते हैं। इनको अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड होते हैं विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। इन दिस कंपाउंड कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है, कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन कार्बन यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, सही है, हमारे पास कार्बन की बात की जा रही है। यहाँ पर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, C6H12O6 which is glucose, that is the simple kind of carbohydrate। ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हमारे पास है CH4 मीथेन गैस। ठीक है, इट इज कॉमनली नोन एज नेचुरल गैस। And it is used as fuel घरों में फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। दिस गैस इज यूज फॉर कुकिंग पर्पस। ठीक है, मीथेन गैस की एग्जाम्पल ली गई है। यहाँ देखिए कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है? कार्बन है।
तो ये कार्बन कंपाउंड की स्टडी होती है। ये कार्बन कंपाउंड की स्टडी बेसिकली हमारे पास ये कार्बन जो होते हैं कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनका सोर्स क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन क्या होता है हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट होता है। सिंपल कार्बन कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें हम किसकी स्टडी कर रहे होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स की। इसके बाद हम आ जाते हैं inorganic chemistry. Inorganic chemistry is the branch of chemistry in which we deal that the study of non-living organism like mineral. अच्छा जी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय नो लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे सोर्स क्या है? हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कंपाउंड थे। यहाँ पे हम एलिमेंट्स की ऐसे स्टडी कर रहे हैं जिसके सोर्स हमारे पास क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो हमारे पास या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनरल की। मिनरल इज अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं मेटल के दैट इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, मिनरल हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल अकरिंग substance of metals that is present in earth crust are called mineral। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं? जो हमारे पास अर्थ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इनकी नॉन लिविंग सोर्स होती है, जमीन से हासिल किए जाते हैं। नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस ऑफ मेटल्स होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं हमारे पास क्या कहलाते हैं? मिनरल्स। ठीक है, जितने भी मिनरल्स होते हैं हमारे पास सारे कहाँ पे आते हैं? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं क्ले। इट इज अ मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। क्ले की बात की जाए, क्ले इज अ नेचुरल सॉइल, नेचुरल टाइप ऑफ सॉइल होती है दैट कंटेन एल्यूमिनियम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का इनका सोर्स है। और यहाँ पे बात की जा रही, एग्जांपल दी जा रही है मिनरल्स की। तो मिनरल्स कहाँ पर होते हैं? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑफ मेटल्स। ऐसे मेटल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल ली जाती है क्ले। क्ले इट इज अ मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम है। यहाँ पर क्ले क्या होती है? खास किस्म की सॉइल होती है जिसमें क्या शामिल होता है? क्या प्रिपेयर हो रहा होता है? एल्यूमिनियम।
ये एक मिनरल होता है जो हमारे पास क्ले में डिपॉजिट होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, सिंपल सी एक बात करें, ऑल द एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स, यहाँ पे आपके पास ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, सिंपल, ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स यानी कि इसमें तमाम एलिमेंट्स की स्टडी होगी, ठीक है, इसमें तमाम एलिमेंट्स की स्टडी की जाएगी एक्सेप्ट कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल ऑल द एलिमेंट्स सोडियम एंड सोडियम कंपाउंड, ये कंपाउंड पूरा बन गया सोडियम क्लोराइड। ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, ऑल द एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। इसमें कार्बन कंपाउंड की स्टडी नहीं की जाती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड की स्टडी की जाती है, ठीक है। लिविंग सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंस है। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है next branch we have analytical chemistry. Analytical chemistry is the branch of chemistry that deal with the study method and techniques involved to determine kind, quality and quantity of various components in a given substance. ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ मेथड्स, कुछ मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, कुछ टेक्निक्स अप्लाई की जाती है, इन्वॉल्व होती हैं टू डिटरमाइन द काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट इन अ गिवन सब्सटेंस, ठीक है। आपके पास क्या आता है, लैब में कोई भी अननोन सैंपल आता है, ठीक है, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सैंपल की बात की जा रही है, कोई भी सैंपल आता है एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। केमिकल की बात करिए, कोई भी केमिकल सैंपल आता है, ठीक है, सैंपल आपके पास क्या होता है, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन में रहती है वो सैंपल है। सैंपल की केमिकल एनालिसिस की जाती है, ठीक है। केमिकल एनालिसिस किस तरह से होती है, इसकी भी दो कैटेगरी है। केमिकल एनालिसिस की जाती है, केमिकल एनालिसिस इज द कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस। अब केमिकल एनालिसिस हमारे पास की दो कैटेगरी है। फर्स्ट वन कैटेगरी हमारे पास आती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। सबसे पहले केमिकल एनालिसिस में क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाती है। सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, कोई भी सैंपल आता है, हम केमिकल सैंपल की बात कर रहे हैं, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज अ सैंपल, ठीक है। केमिकल एनालिसिस इज द केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। केमिकल एनालिसिस किसी भी केमिकल की केमिकल एनालिसिस की जाती है और वो केमिकल एनालिसिस में हमारे पास फर्स्ट वन आ जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात की जाए सबसे पहले कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस it is a type of chemical analysis
which is used to identification of different kinds of substance in a sample. ठीक है, केमिकल एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, सबसे पहले लैब में कोई भी केमिकल आता है उसकी केमिकल एनालिसिस की जाती है। उस केमिकल एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? सबसे पहले देखा जाता है किस किस्म का बैटर है, किस किस्म का सैंपल है, उसके बाद उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में बेसिकली हम सैंपल की क्या चेक करें? क्वालिटी चेक करें कि हमारा सैंपल किस किस्म का है, ये क्वालिटी चेक की जा रही है। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल एनालिसिस विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंस इन अ सैंपल, कि सैंपल के अंदर आपके पास किस किस किस्म के सब्सटेंस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बात की जाए, अगर वाटर सैंपल टेस्टेड होने के लिए आता है, ठीक है, लैब में, सही है, वाटर सैंपल टेस्ट होने के लिए आया तो डिफरेंट प्लेसेस का हो सकता है, आपके पास पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, ठीक है। अब वाटर तो आपके पास टेस्ट होने आया, ठीक है, केमिकल में टेस्ट, लैब में इसकी केमिकल एनालिसिस हो रही है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो रही है। इसमें देखा जा रहा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंस इन अ सैंपल। सैंपल के अंदर देखा जा रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का काउंट देखा जाएगा, इनकी क्वांटिटी चेक की जाएगी, इसकी क्वालिटी चेक की जाएगी। ये सब डिस्कस हम किस में कर रहे होते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस में चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखा जाता है कि आया कि वाटर में हाइड्रोजन ही एलिमेंट है और ऑक्सीजन एटम ही प्रेजेंट है, या इसके अलावा कोई और एटम्स प्रेजेंट है, या वो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल वाटर है भी या नहीं है। ये सारी एनालिसिस चेक की जाती है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है। अब हम सेकेंड बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पहले हमने क्वालिटी चेक कर ली अपने सैंपल की, अब हम क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है आपके पास? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है? ये भी इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल एनालिसिस विच इज यूज्ड टू डिटर्मिनेशन दी exact amount of different kinds of substance in a sample, ठीक है। यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? यहां पे बात ये की जा रही है आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज अ type of chemical analysis which is used to determination the exact amount of different kinds of substances in a sample. different kinds of substances हैं in a sample के अंदर, तो वहां पे आपके पास काउंट देखा जाएगा कि कितने हाइड्रोजन के आइटम है और कितने ऑक्सीजन के आइटम। तो ये काउंट जो चेक किया जाता है, बेसिकली क्वांटिटी अमाउंट सैंपल का चेक किया जाता है, ये सब स्टडी की जाती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। पहले लैब में कोई भी सैंपल आता है, केमिकल एनालिसिस की जाती है। उस केमिकल एनालिसिस में सबसे पहले सेपरेट किया जाता है सैंपल को, उसको सेपरेट करने के बाद सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस अप्लाई की जाती है, ठीक है, एनालिसिस अप्लाई की जाती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का काउंट देखा जाता है सैंपल का, ठीक है। एनालिसिस में होता क्या है? कोई भी चीज गौर से देखना, बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व में रखना अपने पास, ठीक है, ये क्या चीज कहलाती है? एनालिसिस। Now another branch of chemistry, that is biochemistry. ठीक है, हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है। Biochemistry is the branch of science, is the branch of chemistry that deal with the compounds of living organism and their metabolism in a living body. That deals with the study of compounds of living organism and their metabolism.
इन लिविंग बॉडी। ठीक है, आपके पास क्या है बायोकेमिस्ट्री, बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, बायो प्लस केमिस्ट्री। ठीक है, बायो प्लस केमिस्ट्री आपके पास कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड देयर मेटाबॉलिज्म, और इनका मेटाबॉलिज्म किस तरह से लिविंग बॉडी में हो रहा है। लाइक अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज की, ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर। ठीक है, ग्लूकोज की एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हमारे पास एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज इंटर इन अ बॉडी, ग्लूकोज इंटर इन अ बॉडी। ठीक है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन टेक प्लेस एंड ड्यू टू दिस एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। This is the energy and waste material excrete out. जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म आपके पास क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी सेल्स that change food into energy. ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी सेल्स में। ठीक है, जो हमारे फूड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी में। जो भी फूड हम खाते हैं, वट एवर वी ईट, ग्लूकोज है फॉर एग्जाम्पल, हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं अपनी डाइट में, ये एंटर हो रहा है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड जो हो रहा है सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में क्या होगा, आपके पास ATP रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सही, ठीक है। आपके पास क्या, यू विल फील इल, यू टेक अ मेडिसिन, मेडिसिन इज अ फॉर्म ऑफ केमिकल। ठीक है, हाउ डू दे वर्क इंटर इन अ बॉडी। ठीक है, व्हाट इज द फीडबैक ऑफ आवर बॉडी टुवर्ड्स दैट केमिकल रिएक्शन, ऑल दिस थिंग्स वुड बी डिस्कस्ड इन बायोकेमिस्ट्री। सो आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग। यू हैव टू मेमोराइज, you have to memorize this question. This is your diary, you have to write this diary. This is your homework. Define chemistry. Memorize 5 branches of chemistry. This is the question number 1, section C, notes page number 5. क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन C है, आपके नोट्स हैं पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन है, डिफाइन केमिस्ट्री, मेमोराइज 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, आपने याद करना है। आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग। Now we have the branches of chemistry. We have a topic is branches of chemistry, and we will start the 6th branch of chemistry is, that is the industrial chemistry. Industrial chemistry is a branch of chemistry that deal with the study of chemical process involved in chemical industries. For the manufacture of different products like cement, medicines, glass,
fertilizers and so on. अच्छा जी, industrial chemistry is a branch of chemistry that deals in the chemical process involved in the chemical industries for the manufacture of different products like cement, medicine, glass and fertilizers. कोई डेफिनेशन बोले और उसमें जो पर्टिकुलर वर्ड होता है बस वो लिखते हैं। ये तो कर रही थी मैं, ये तो कर रही थी, इससे टाइम बहुत कवर हो रहा है। पूरी डेफिनेशन नहीं लिखे, सिर्फ मेन जो पॉइंट है ना उसका कि केमिकल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम केमिकल मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उनकी। इस तरह मैन्युफैक्चर फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक केमिकल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सीमेंट, मेडिसिन, ग्लास, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अमोनिया यूज एज अ फर्टिलाइजर, अमोनिया यूज किया जाता है फर्टिलाइजर के तौर पर फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स की बेटर ग्रोथ के लिए अमोनिया यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर। ये सारे हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जो लार्ज स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे प्रिपेयर किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट की, डिसइंफेक्टेंट भी यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। ये क्लोरीन कंपाउंड होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट एक क्लोरीन कंपाउंड होता है, ये स्प्रे की फॉर्म में होता है और ये भी मैन्युफैक्चरिंग इसकी कमर्शियल स्केल पे की जाती है। बेसिकली इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल्स प्रिपेयर किए जाते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है बट कमर्शियल स्केल पे की जाती है। अब हम यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। Nuclear chemistry is the branch of chemistry in which we study the changes occurring in the nuclei of an atom. ठीक है, changes occurring in the nuclei of an atom. Nuclei of an atom and the emission of invisible radiation. बेसिकली हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, इमेजन चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। ठीक है, न्यूक्लियाई की बात की जाए यहाँ पे तो न्यूक्लियाई क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म जो हमारे पास होता है न्यूक्लियस होता है और इसकी प्लूरल फॉर्म जो होती है वो न्यूक्लियाई होती है। सिंगुलर फॉर्म में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और प्लूरल फॉर्म हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, तो हम बात करें न्यूक्लियस की, यहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होती है। यहाँ पे हम एटम ले लेते हैं, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, इस तरह से कुछ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होती है। स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन यानी कि अचानक से कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती है न्यूक्लियस में, बट ड्यू टू दिस एटम इमिट इनविजिबल रेडिएशन। एटम क्या करता है, कुछ ऐसी चेंजेस आती है न्यूक्लियस में कि एटम क्या करता है, इनविजिबल रेडिएशंस इमिट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब एटम इनविजिबल रेडिएशन स्टार्ट कर रहा है, इमिट कर रहा है। ठीक है, ये एटम क्या था, पहले स्टेबल था। ठीक है, एटम में क्या है, सबसे पहले हमारे पास एटम है, एटम के न्यूक्लियस में यहाँ पे चेंज आ रहा है। ठीक है, पहले एटम जो था हमारे पास स्टेबल था, लेकिन स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन हुई। स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन के रिजल्ट में क्या हुआ, हमारे पास एटम जो हो गया हाईली अनस्टेबल हो गया। एटम बिकम हाईली अनस्टेबल हो गया। हाईली अनस्टेबल के रिजल्ट में क्या होगा, एटम अपने अंदर से इनविजिबल रेडिएशंस इमिट करेगा, कुछ रेडिएशंस इमिट करेगा, इनविजिबल रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है, इनविजिबल रेडिएशंस इमिट जब हो रही होती है तो ये एटम हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और रेडियो आइसोटोप भी कहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो आइसोटोप यूज इन रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में यूज किया जाता है इन एलिमेंट को, बहुत ज्यादा यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट में।
मेडिकल ट्रीटमेंट में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। लाइक कैंसर है, ट्यूमर है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस क्या है, एटम के न्यूक्लियस में कोई स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होती है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी ऐसे फिनोमिना हमारे पास क्या कहलाते हैं, दोज एलिमेंट्स इमिट इनविजिबल रेडिएशंस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड द फिनोमिना इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। वो एलिमेंट जो अपने अंदर से इनविजिबल रेडिएशंस इमिट कर रहे होते हैं वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, और फिनोमिना हमारे पास क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिविटी। एटम पहले स्टेबल था, एटम के न्यूक्लियस में स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होगी, कोई चेंजेस आएगी जिसके रिजल्ट में होगा एटम हाईली अनस्टेबल हो जाता है, इनविजिबल रेडिएशंस इमिट कर रहा होता है, उसके रिजल्ट में क्या होता है, एटम बिकम रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट और रेडियो आइसोटोप प्रोवाइड करते हैं हमें, रेडियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। रेडियोथेरेपी क्या होती है, यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेसिकली प्रोवाइड करती है रेडियो आइसोटोप, ठीक है, रेडियो आइसोटोप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज लाइक कैंसर, ठीक है। कैंसर का पता है आपको, क्या इसकी डिवीजन जो होती है अनकंट्रोल्ड होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए इन रेडियो आइसोटोप एलिमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आती है, चेंजेस अकरिंग न्यूक्लियर ऑफ एन एटम, फर्स्ट पार्ट इसका था, एंड इमेजन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन। अब हम बात करते हैं next branch, that is the environmental chemistry. Environmental chemistry Environmental chemistry is the branch of chemistry that deal with the study of chemical interaction of material and their effect on environment of plant and animal. Environmental chemistry is the branch of chemistry that deal with the study of chemical interaction of material and their effect on the life of plant and animal. Living organism, plant and animal. So हमारे पास यहाँ पे बात की जाती है सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट की, मटेरियल एंड देयर इफेक्ट्स। इंटरेक्शन ऑफ मटेरियल क्या है हमारे पास, बात करें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हमारे पास दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक बायोटिक होता है, बायोटिक कंपोनेंट आते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास आ जाते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, ह्यूमंस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। और एबायोटिक में हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर एंड सो ऑन। बायोटिक कंपोनेंट डिपेंड ऑन द एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द एनवायरनमेंट, हमारी भी कुछ एक्टिविटी होती है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट में भी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आ रहा होता है। किस तरह से आएगा यहाँ पे आपके पास, सबसे पहले बात करते हैं एयर पॉल्यूशन। हमारे पास एयर में किस तरह से एयर पॉल्यूशन हो रही है, एयर पॉल्यूशन, और हमारे पास है सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बात करते हैं, पॉल्यूशन इज द अनडिजायरेबल चेंज। पॉल्यूशन क्या होती है, पॉल्यूशन इज द अनडिजायरेबल चेंज दैट कॉज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। पॉल्यूशन आपके पास एक अनडिजायरेबल चेंज होता है फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली, दैट कॉज हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ एंड अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपके पास पॉल्यूशन है। वाटर पॉल्यूशन इज पॉल्यूटेड बाय द डिफरेंट कंटामिनेंट्स लाइक, वाटर पॉल्यूशन आपके पास क्या होती है, वाटर पॉल्यूशन इज द contamination of different substance के थ्रू होती है, लाइक टॉक्सिक
केमिकल्स एंड मेटल्स। अब किस तरह से होता है ये वाटर पॉल्यूशन होता है, डिफरेंट सब्सटेंस के थ्रू वाटर हमारा पॉल्यूट हो रहा है। किस तरह से इंडस्ट्री से कंटामिनेटेड वाटर आता है, ठीक है, इंडस्ट्री से कंटामिनेटेड वाटर आ रहा है। ये कंटामिनेटेड वाटर जो है गो इन सीज, लेक्स, रिवर, वहां पर जाता है और एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट कर देता है। एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाती है, इफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, इंडस्ट्री से कंटामिनेटेड वाटर आ रहा है, सीज, लेक, रिवर में जा रहा है, वहां मिक्स हो रहा है ये वाटर, कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर में आपके पास क्या मिक्स होंगे, टॉक्सिक केमिकल्स होंगे। ये एक्वेटिक लाइफ को क्या कर देंगे, इफेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन की बात करें तो यहां पे हमारे पास एयर में भी पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज्यादा। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन इन्वायरमेंट, इसका सेकंड पार्ट था कि इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन इन्वायरमेंट, बायोटिक कंपोनेंट डिपेंड ऑन द एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, एयर पॉल्यूशन की बात की जाए तो हमारे पास क्या होता है, इन अबव 15 to 20 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, द लेयर इज प्रेजेंट दैट इज द ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है हमारे पास, और ये हमारे पास दिस ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ एंड इट्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। ये ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है अर्थ और इसके ऑर्गेनिज्म को जो हार्मफुल रेज आ रही होती है सन की, यूवी रेज, उससे प्रोटेक्ट करके रखती है। नाउअडेज इस ओजोन लेयर कंटिन्यूअसली ब्रोकन डाउन। ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा है, यहां से कुछ इंडस्ट्री से गैसेस रिलीज हो रही हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दिस इज अ पॉइजन गैस। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस मिक्स हो रही हैं, रिलीज हो रही हैं एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर बिकम पॉल्यूटेड हो रही है एंड ड्यू टू दिस ओजोन लेयर बिकम इफेक्टेड हो रही है। ठीक है, इंडस्ट्री से कुछ हमारे पास पॉइजनस गैसेस आ रही है लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो रही है और वहां पे पूरे जो एक ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रही है और ओजोन लेयर को भी इफेक्टेड कर रही है। क्या आपके पास क्या है, दिस ओजोन लेयर कंटिन्यूअसली ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में हमारे पास क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, एक एलिमेंट होता है जो क्या होता है, क्लोरीन। ठीक है, ये क्लोरीन आता है, ये क्लोरीन यहाँ पे इस ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है, थिन कर देता है, होल कर देता है, और यहाँ पे क्या होता है, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो यहाँ से पास होती जाती हैं और यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस पर इफेक्ट कर रही होती हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, स्किन कैंसर, कार्सिनोमा हो जाता है, स्किन के प्रॉब्लम्स अकर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन होता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे पास कहाँ से आती है, इंडस्ट्री से आती है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर से आती है हमारे पास, और एयर कंडीशंस। ठीक है, ये इसका सोर्स है। क्लियर, तो यहाँ पे इंडस्ट्री से क्लोरोफ्लोरोकार्बन आया, एटमॉस्फेयर को इफेक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करेगा तो ओजोन लेयर, द फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3, ओजोन बिकम डिप्लीट होती जाएगी, थिन होती जाएगी, और जब ये थिन होती जाएगी तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो इजीली पास होंगी और यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके रिजल्ट में कैंसर भी हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट one is the polymeric chemistry. Polymeric chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of polymerization and the product obtained through this, जिसमें हम डील करते हैं पॉलीमराइजेशन को और जैसे प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे होते हैं वो। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलीमेरिक क्या होती है, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ
small molecules that have react with one another. Are called polymer, and this process known as polymerization. हमारे पास क्या होता है, large number of small molecules that have reacted with one another are called polymer. हमारे पास small molecules जो होते हैं, ठीक है, ये large number एक ज्यादा quantity में क्या होते हैं, आपस में collectively combine होते हैं, ये सारे monomers होते हैं, और जब monomers आपस में collectively combine होते हैं, big molecule देते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाता है, polymer कहलाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाएगा, ओवरऑल दिस प्रोसेस कॉल्ड अ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास पॉलीथीन बैग है, पॉलीथीन बैग, ठीक है, इट इज अ प्लास्टिक बैग है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल, ये इथाइलिन मॉलिक्यूल का पॉलीमर होता है हमारे पास, and it is commonly used in the preparation of polythene bag, and this polythene bag it carry for fruits, vegetables and bottles, clear, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, ठीक है। अच्छा जी, पॉलीथीन बैग है, प्लास्टिक बैग होते हैं जो नॉर्मल हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। एवरी ब्रांच हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ, फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ मेडिकल साइंस। नाउ वी स्टार्ट अनदर टॉपिक, दैट इज द contribution of scientist, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन। मुस्लिम साइंटिस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दी है, कोई ना कोई इन्वेंशन दी है केमिस्ट्री में। सबसे पहले हम बात करते हैं जाबिर इब्न हैन की। जाबिर इब्न हैन जनरली नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एल्केमी, ठीक है। आपके पास एमसीक्यूज में भी आता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एल्केमी। जाबिर इब्न हैन जनरली नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एल्केमी, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न एल्केमी। ही इंट्रोड्यूस and invented the method for the preparation of hydrochloric acid and nitric acid। दो केमिकल्स भी इन्होंने डिस्कवर किए थे, इनकी इन्वेंशन की थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट साइंटिस्ट वी हैव अल-राजी। अल-राजी, he was an expert surgeon and was the first to use opium as an anesthesia। एक्सपर्ट सर्जन है एंड वाज फर्स्ट टू यूज ओपियम एज एन एनेस्थीसिया। ओपियम यूज किया था एनेस्थीसिया के तौर पे। ओपियम आपके पास क्या होता है, ओपियम इज अ डिप्रेसेंट ड्रग, इट स्टॉप द मैसेज ट्रेवलिंग बिटवीन योर ब्रेन एंड टू बॉडी, ठीक है। एनेस्थीसिया इज अ वे टू कंट्रोल पेन ड्यूरिंग सर्जरी, इन कंट्रोल हार्ट रेट, breathing problem and blood pressure। Al-Razi also prepared ethyl alcohol by the fermentation process। And the formula of ethyl alcohol is C2H5OH। Next scientist we have
Al-Biruni, he determined the densities of different substances. अल-बिरूनी की कंट्रीब्यूशन क्या थी, इन्होंने डेंसिटी को डिफरेंट सब्सटेंसेस की डेंसिटी को डिटरमाइन किया था। और डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या कहलाती है, डेंसिटी। अल-बिरूनी के बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, इब्न सीना। He contributed a lot in the field of medicine and medicinal chemistry. मेडिसिन पे और मेडिसिनल केमिस्ट्री पे इन्होंने अपना बहुत ज्यादा वर्कआउट किया है। ठीक है, हमारे पास 4 मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इनकी स्टडी के लिए इट्स ऑल अबाउट द मुस्लिम साइंटिस्ट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट। नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं जो मॉडर्न पीरियड में आते हैं। जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई, साइंटिस्ट और भी साइंटिस्ट आए, इन्होंने भी अपनी कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट की। तो हमारे पास जो नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट में आते हैं, सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल आते हैं। Robert Boyle, generally known as the father of modern chemistry. It's too much important point. Robert Boyle, generally known as the father of modern chemistry. इन्होंने अपनी बहुत ज्यादा contribution की है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जे ब्लैक। He made a study of carbon dioxide. ठीक है, he made a study, इन्होंने सबसे ज्यादा स्टडी किसकी की थी, किस चीज को इन्वेंशन किया था, कौन से कंपाउंड को इन्वेंशन किया था, कार्बन डाइऑक्साइड। जे ब्लैक, जे प्रेसले, he made a study of oxygen, hydrochloric acid and sulfur dioxide. Shelley, he discovered chlorine. Cavendish, another scientist, he discovered hydrogen. John Dalton, who gave the idea of atom and molecules. एटम और मॉलिक्यूल्स का आइडिया हमें किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। जे बर्जीलियस, who gave the idea of symbols, elements and chemical equation. जे बर्जीलियस के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की, मैनलीफ, who discovered the periodic arrangement of an element. इसके बाद हमारे पास है जे थॉमसन। जे थॉमसन discovered the fundamental particle carrying a negative charge electron. Rutherford, who discovered the nucleus of an atom. So it's all about the contribution of Muslim scientists and modern periods of the scientists. So next topic we have the importance of chemistry in society.
Importance of chemistry in society. अच्छा जी, वी आर मच फैमिलियर विथ मैनी केमिकल्स विच हैव बिकम पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ. ठीक है, हम कई केमिकल्स से इतना फैमिलियर हो गए हैं कि विदाउट मच थिंकिंग हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. ठीक है, क्लोरीन हैज एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल केमिकल. टुडे क्लोरीन हैज टर्न इनटू द मेन एलिमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग मोर देन 1000 कमर्शियल केमिकल. हम यहाँ बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे पास. ठीक है, क्लोरीन की बात करें विच आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड कमर्शियल केमिकल इन केमिकल इंडस्ट्री. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड. ये पॉलीविनाइल क्लोराइड हमारे पास क्या है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इज यूज एज अ प्लास्टिक फॉर पाइप्स. ठीक है, पाइप्स में यूज किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेम रिटार्डेंट है. फ्लेम रिटार्डेंट में यूज किया जाता है क्लोरीन का, बहुत ज्यादा क्लोरीन कंपाउंड का. फ्लेम रिटार्डेंट क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं दैट इनहिबिट द आउटब्रेक ऑफ फायर. ठीक है, डिसइंफेक्टेंट है. डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, हमारे पास केमिकल होते हैं, स्प्रे की फॉर्म में होते हैं. ठीक है, टेबल टॉप, स्पेशली लैब में टेबल टॉप को क्लियर करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करने के लिए, उनकी पैथोजेनिसिटी को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मेडिसिन्स में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, और यहाँ पे आपके पास केमिकल्स का हर तरीके से बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है. इसके बाद हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स हैं, और डिसऑर्डर में हमारे पास बात आ जाती है कॉलेरा, डायसेंट्री, टाइफाइड. These are all the bacterial diseases which are spread for the impure drinking water. ठीक है, impure drinking water के थ्रू स्प्रेड हो रही है. और यहाँ पे when water supplies are treated with chlorine which kill pathogenic organism. Pathogenic organism हम किसे कहते हैं, pathogenic organism those organism डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या कहलाते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं वो ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या कहलाते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म. तो इनकी पैथोजेनिसिटी को भी किल करने के लिए क्लोरीन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. क्लोरीन जो है हमारे पास बहुत ज्यादा यूज कमर्शियल स्केल पे किया जा रहा है. केमिस्ट्री हैज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. ठीक है, हमारी डेली लाइफ में केमिकल्स का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है. लाइक दैट कॉस्मेटिक्स में यूज किया जा रहा है इसका बहुत ज्यादा, डिटर्जेंट्स में यूज किया जा रहा है, डिटर्जेंट मेडिसिन्स में केमिकल्स का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, एंड सो. ठीक है, वी यूज सोडियम, वी यूज फ्लोराइड कंपाउंड, फ्लोराइड कंपाउंड्स भी यूज किए जा रहे हैं बहुत ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल सोडियम फ्लोरोफॉस्फेट एंड सोडियम फ्लोराइड used in our toothpaste to protect and control tooth decay. It is a great beneficence of chemistry in our society. So it's all about the first chapter, chapter number 1, introduction to chemistry, and you have to memorize the question. It's all about the week number 1. And in next class we will start another topic, that is the scientific approach in chemistry from chapter number 1. And you have a diary. You have to write yourself importance of chemistry in human life. You have to write yourself. Okay, I hope you have got everything, and take care a lot. Allah Hafiz.